Hello everyone, this is third part of this DPP 38. We have already discussed two parts, that is part 1 and part 2. If you did not watch the previous parts, please watch those for the better understanding. In this part, we will deal with the question number 21 to 30. Right, so first question is in front of you. तो ये आपके पास कह रहा है x log sin x x टेंस टू 0. तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है तो log sin x, और जब आप x टेंस टू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 वैल्यू होती है 0, तो ये आपके पास log 0 आ जाएगा. log 0 इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट. तो ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा. तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 इंटू इनफाइनाइट. तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से बदल लिया. ये जो x था उसको 1/x नीचे ले गए. अब ये जो बनेगा ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बनेगा. देखिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बन रहा है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. वो क्या कहता है, ऊपर वाले डेरिवेटिव करके ऊपर रखेंगे और नीचे वाले डेरिवेटिव करके नीचे रखेंगे. तो log sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/sin x इंटू cos x. इंटू cos x क्यों, क्योंकि log x का डेरिवेटिव बेसिकली 1/x होता है. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, राइट. लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे sin x है, इसलिए यहाँ पे लगेगा चेन रूल, राइट. चेन रूल क्या कहता है, जो log के साथ लिखा उस पूरे को मानो x, तो उसका 1/x हो गया, और जिसको आपने x माना उसका फिर से कर दिया, तो ये आपके पास आ गया cos x. ऐसे नीचे 1/x लिखा है, इसका डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर होगा. इस पूरे सिस्टम को आप ऐसे ले सकते हैं. फिर इसके बाद इसको कैसे ले सकते हैं, x tan x इंटू माइनस एक्स. अब ये जो x tan x है, x टेंस टू 0 पे देता है 1, और ये आपके पास हो जाएगा 0. तो 1 इंटू 0, आंसर इज 0 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21 of this video. Now let us move to the next question, that is question number 22. हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये आपके पास जो बन रहा है 1 to infinite का फॉर्मेट बन रहा है. 1 to infinite के फॉर्मेट में मैंने आपको बार बार बताया क्या करते हैं, जिसके भी पावर में होता है, मतलब ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या करते हैं, fx -1 लिख देते हैं, मतलब इस फंक्शन -1, और जो भी पावर में होता है उसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और पूरा सेटअप ले जाते हैं e की पावर में, राइट. अब जब -1 सॉल्व करेंगे तो -6 अपॉन में ये अपना आ जाएगा 3x + 2, और इधर पे x + 1/3 चल रहा है. सॉल्व करेंगे 3 से 6 कट जाएगा तो -2 आ जाएगा. ऊपर से x कॉमन किया, नीचे से कॉमन किया, कट गया, तो ऊपर 1 + 1/x आया, नीचे 3 + 2/x आएगा. x कट गया दोनों तरफ से. लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर -2 नीचे 3, तो e टू क्या आ जाएगा, -2/3. दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 22. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23. You can see this question number 23. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है ना. आप पास लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर. आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने पिछले वीडियो में बताया है. अगर आप नहीं देखा तो प्लीज वॉच फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू वांट टू हैव द गुड नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर और दिस टॉपिक, यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो. तो आपके पास क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, x माइनस फ्रैक्शन ऑफ x. आपको बताया कि जैसे आपने x इक्वल टू लिया 2.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, बेसिकली 2 आएगा. तो 2 आपने कैसे निकाला होगा, x में इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.2, फ्रैक्शन पार्ट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपने क्या किया, 2.3 में इसका फ्रैक्शन पॉइंट 0.3 हटा दिया, तभी तो आपके पास 0.2 आया. दैट इज व्हाट इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दिस, दैट इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट. तो हमने ये जितने सारे लिखे हुए थे, आप देखिए जरा ध्यान से, इन सब को हमने इस तरीके से लिख दिया. देखो ये 1/x लिखा था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमने क्या किया, 1/x माइनस फ्रैक्शन ऑफ x. फिर 2/x लिखा था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमने क्या किया, 2/x माइनस फ्रैक्शन ऑफ x. ऐसे सारे लिख लिए, और सभी के पहले वाले, मतलब 1/x 2/x 3/x प्लस डॉट डॉट 15/x सारे एक साथ कर लिए, और उसको साथ x के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है. और जो फ्रैक्शन ऑफ x वाले थे उनको हमने अलग कर लिया, उनके साथ भी x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दूसरे वाला पार्ट इधर लिखा हुआ है. अब जो पहला वाला पार्ट है वो क्या देगा, देखिए सभी में नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा. सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा. अब इसको देखो, ये अब ये x क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इन सबको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा. ऐड करके देख लो, ठीक है, ये 120 आएगा. अब बात रहेगी इसकी, यहाँ पे भी लिमिट लगाना बाकी है. वी आर सपोज टू अप्लाई द लिमिट एट दिस सेक्शन, राइट, क्योंकि यहाँ से x खत्म हो चुका है. अब जरा यहाँ पे एक चीज जरा देखने जा रहे हैं, 0 इज ऑलवेज लेस देन द फ्रैक्शन ऑफ x इज लेस देन 1, ठीक है. मतलब फ्रैक्शन ऑफ x जो होता है दैट इज ऑलवेज, जो आपका फ्रैक्शन ऑफ x दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, 0 से बड़ा या बराबर होता है. तो हमने वही चीज, वही इनइक्वालिटी लगा दिया.
अब आर का मतलब यहाँ पे आर का मतलब यहाँ से ये है कि आर 1 2 3 4 5 अप टू 15 तक है, राइट। फिर हमने क्या किया, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का मल्टीप्लाई किया, है ना, क्योंकि एक्स 0 प्लस है मतलब पॉजिटिव है, इसलिए हम एक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, अब अगर आप लिमिट लगाओगे एक्स टेंड्स टू 0, तो ये 0 तरफ तो लिखा हुआ है, इधर भी 0 हो जाएगा। तो आपका सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो जी एक्स से छोटा है और एच एक्स से बड़ा है और इनकी लिमिट पता है, ये भी ए जा रहा है, ये भी ए जा रहा है, तो मतलब ये एफ एक्स वाला भी कहाँ जाएगा, ए जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्स टेंस टू 0, इधर 0 लिखा हुआ, तो मतलब बीच वाला पोर्शन में कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ पर है, तो सारे फंक्शन सारे लिमिट कहाँ चले जाएंगे, 0 चले जाएंगे। तो आंसर सिर्फ द फर्स्ट पार्ट विल बी द आंसर, दैट इज 120 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 23। यू कैन take this answer, that is equal to 120. Now let us move to the next question, that is 24, right। कह रहा अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अल्फा कोई रिपीटेड रूट्स होता है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ए यहाँ पे कॉमन कर लीजिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। बस सिंपली आपने क्या किया, tan ax स्क्वायर bs प्लस c लिखा हुआ है, उसको आपने इस तरह से लिख लिया a इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब दोनों को एंगल बराबर करने थे, इसलिए ए का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब ये पूरा सेटअप जो है ये आपको दे देगा 1, तो आंसर आ जाएगा ए। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25, राइट। वी आर गोइंग वेरी फास्ट। अभी आपको एक फंक्शन डिफाइंड है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, वेरी मच डिफरेंशिएबल, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देन ये किसके इक्वल है। अगर आप अभी लिमिट लगाओगे तो ये जानते हो ये आपके पास आएगा कितना, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का सिस्टम बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने फिर से वही जिसकी पावर लगी होती है उस फंक्शन में 1 माइनस करते हैं और जो भी पावर लगी होती है उसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं। ये पूरा सेटअप ठीक है। इस पूरे को मान लिया एल, ऊपर वाले क्या मान लिया एल। तो पहले जरा उस इतने पूरे को सॉल्व करते हैं, इस पूरे सेटअप को सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो आपको कुछ इस तरीके से सिस्टम बना। भाई ये 1 कट जाएगा, इधर एफ ऑफ 3 प्लस एक्स बचेगा, प्लस एफ ऑफ 2 बचेगा, माइनस एफ ऑफ 3 बचेगा, माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बचेगा, 1/x ये था ही पहले से, तो उसको आपने लिख लिया। अब नीचे अगर देखोगे, नीचे अगर आप लिमिट लगाओगे, ठीक है, तो नीचे वाला देगा 1। तो मैंने आपको बार बार बताया, अगर लिमिट के क्वेश्चन करते वक्त कोई सेक्शन ऐसा है जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, राइट, हालांकि यहाँ पर डिवीजन लिखा हुआ है, तो डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लाई ही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ एक्स बाई 2 लिखा है, तो इसके लिए आप ये चाहिए कह दो 2 से डिवाइड हो रहा है, या फिर आप ये कह दो कि एफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो डिवीजन भी एक तरीका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है। इसलिए नीचे वाले का लिमिट लगाने के बाद आपके पास नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, जिसमें आप लिमिट लगा देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक्स बचेगा और नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो 1 लिखने 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, तो आपके पास ये बन गया। अब आप क्या करें यहाँ पे, क्योंकि अब f'3 प्लस f'2 दिया है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि आपको एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है। तो आपने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, इसका डेरिवेटिव किया किसका, f ऑफ 3 प्लस एक्स का, तो f'3 प्लस एक्स आया। f2 का डेरिवेटिव 0 है, 0 हो जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है। f3 का भी डेरिवेटिव 0 हो जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है। माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस में f'2 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि 2 माइनस एक्स का आप फिर से करोगे क्योंकि चेन रूल लगेगा, इसलिए वहां पे माइनस बनाएगा, और एक पहले से माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इतना आएगा। अब आप अगर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे f'3 प्लस f'2 आएगा, और f'3 प्लस f'2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, नीचे 1 आ चुका है, तो 0/1 आंसर है 0। अब ये पूरी वैल्यू l के इक्वल माना था, आपको आंसर था e⁻l, और l की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, तो आंसर आ गया 1। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। सिंपली ये 0/0 का फॉर्मेट है, यू कैन चेक इट आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपली अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, log 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x, इसका डेरिवेटिव ये आएगा आपके पास। अभी भी अगर आप लिमिट लगाओगे तो फिर भी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, अभी भी ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए आप एक बार और लगाइए लिमिट, तो फिर से e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब आप अगर लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास ये कुछ सिस्टम बनेगा, ये आएगा -3,
कह रहा था ये पूरी लिमिट किसके इक्वल है, m के इक्वल है ना। तो आपको मॉड ऑफ m निकालना, तो मॉड ऑफ m कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा हुआ, देखिए जो लिखा हुआ बेसिकली 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, कहने मतलब अगर पहला टर्म देखो तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, फिर इसके बाद क्या लिखा है, उसमें एक जोड़ दिया गया, फिर एक जोड़ दिया गया, इसलिए मैंने क्या लिखा उसको r+1 r+2। नीचे वाले भी क्या के लिए n को छोड़ दिया अभी फिलहाल के लिए 1 2 2 3, तो r इंटू r+1, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो r+1 इंटू r+2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, r² + 3r+2 आएगा। अब इस r का अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, r³ आएगा, 3r² आएगा प्लस 2r आएगा, समझे। ऐसे नीचे क्या आ जाएगा, r² + r आ जाएगा। अब हमने क्या किया, समेशन को अंदर लेकर, समेशन r³ क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। 3 समेशन r² आएगा, समेशन r² की वैल्यू क्या होती है, n+1 2n+1/6 होता है, और समेशन r की वैल्यू क्या होती है, nn+1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे नीचे समेशन r², समेशन r की वैल्यू रख दिया, नीचे भी हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, इस पूरे वाले टर्म से n⁴ कॉमन किया, तो आपके पास कुछ सिस्टम ऐसे बनेगा, क्योंकि अंदर से अगर आप n कॉमन कर लोगे तो बाहर आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n², और पावर 2 लिखी हुई इसलिए n⁴ हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1/n का होल स्क्वायर, और नीचे 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। इस पूरे से भी हमने सभी से n कॉमन किया, तो ये n³ बनेगा, यहाँ पे 1 + 1/n प्लस इंटू 2 + 1/n/6, यहाँ से भी हमने n कॉमन किया तो n² प्लस ये बना। अब ऊपर पूरे में क्या कॉमन हो सकता है, पूरे में देखो जब भी आपका n टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप का सिस्टम हो, अब क्या किया हमने, इतने की बात कर लिया, अभी ये 1/n भी था तो 1/n भी हम यहाँ पे लेके आ गए। और जब भी आपके पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का सिस्टम हो तो ऊपर से हायर डिग्री टर्म कॉमन करते हैं, हायर डिग्री वाला कॉमन करते हैं। तो हायर डिग्री यहाँ पे क्या है, हायर डिग्री अगर देखोगे तो यहाँ पे n⁴ है, n⁴ कॉमन करेंगे, जबकि यहाँ पे n³ ही है और यहाँ पे n² ही है, तो यहाँ पे तो दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए क्या करोगे, इन सभी में मतलब दूसरे वाले टर्म में n का डिवाइड हो जाएगा और तीसरे वाले टर्म में n² का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम n⁴ बाहर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर, जरा देखना 1 + 1/, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इन सभी में अंदर एक n और चला जाएगा, देखो यहाँ पे 1 + 1/n लिखा था, इसलिए 1/n + 1/n² हो गया इसके साथ। अब वो चाहे n चाहे अब इसके साथ कर देते, चाहे इसके साथ कर देते, तो हमने पहले वाले साथ कर दिया, और यहाँ पे n² अंदर चला जाएगा, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा प्लस 1/n³ हो जाएगा। नीचे से हमने क्या किया, n³ कॉमन किया, क्योंकि सभी में हायर डिग्री टर्म n³ है, तो इस पहले वाले टर्म में तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे वाले टर्म में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ n² लिखा था, इसलिए एक n यहाँ पे और आ जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/n प्लस 1/n², देखो यहाँ पे लिख दिया। और जब आपने n³ नीचे से कॉमन किया तो बाहर एक n ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वो बन जाएगा n⁴। ऊपर भी हमने n⁴ ही कॉमन किया, तो वो हो जाएगा कैंसिल। तो पूरा सिस्टम आपके पास यहाँ बनेगा। अब आपके पास यहाँ पर लिमिट लगेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1/4 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे ये दूसरा वाला टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 1/6 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, तो 2/6 आ जाएगा अल्टीमेटली। इसको सॉल्व करें 3/4 आएगा, और 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.75। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज गुड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें सिंपली क्या करो, ये अभी 0/0 का फॉर्म बन रहा है, हालांकि इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने वहां पर नहीं लगाना है, आपको अवॉइड करना है हमेशा एल हॉस्पिटल रूल, यू जस्ट अवॉइड इट। अगर नहीं कुछ है तब आप लगाइए। तो आप ऊपर से x कॉमन किया, आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे से x कॉमन किया तो आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाया तो ये cos 0 1 होता है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, x टेंड्स टू 0 लगाया तो cos 0 1 होता है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 नीचे क्या आ जाएगा, ये 0, और इसकी tan x/x 1 होता है, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1, तो आंसर आ गया 2 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी देखो 1/∞ का सिस्टम बन रहा है, ठीक है। ये p की इक्वल है, तो कह रहा है log p की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा था जब 1/∞ सिस्टम बने तो इस पूरे सिस्टम को e की पावर में ले जाओ, और जो भी आप फंक्शन हो उसमें 1 माइनस कर दो, और जो भी पावर में उसको मल्टीप्लाई लिख दो। ये सिस्टम बताया है।
तो ये आपके पास 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा tan इनवर्स रूट एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल रूट एक्स लिखा है तो इसलिए हमने यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्योंकि होल स्क्वायर इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ ऊपर tan स्क्वायर है। अब देखो इतने पूरे सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, तो इसलिए आंसर क्या आ गया e रेज टू 1/2 आ गया। अब क्योंकि आपको log p बताना था तो log p की वैल्यू e रेज टू 1/2, तो log e अगर ऐसे लिखा हो तो जो यहाँ पे लिखा हो तो वही आंसर आ जाता है, तो आंसर आ गया यहाँ पे 1/2। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। अगर आप अभी देखो तो ये भी क्या बन रहा है 1:∞ का सिस्टम बन रहा है, फिर से वही काम करना है, जो भी यहाँ फंक्शन लिखा है उसमें आप -1 कर दीजिए, जो भी पावर लिखो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 1 से 1 कट जाएगा, ये अपना कट गया, आप कितना आएगा a/x - 4/x² है, लेकिन इस x को भी तो अंदर ले जाएंगे, जब x को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a - 4/8/x। भाई ये वाले टर्म से x हट जाएगा क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर आप लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा 0, तो e की पावर 2a आएगा, और पूरी सिस्टम किसके इक्वल थी e⁻³ के इक्वल थी, तो e⁻² की वैल्यू कितना आया e⁻³ आया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। दैट इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30। इट वाज ऑल अबाउट द DPP 38। सो वी हैव फिनिश्ड दिस सेक्शन लिमिट। अब अगली DPP जो होगी 39, दैट विल बी बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, राइट, सो दैट विल कम सून। थैंक यू।